नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में नजर डालेंगे तमाम अहम खबरों पर। शुरुआत करेंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के भारत दौरे की खबर के साथ में। दरअसल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत के अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। 2 दिवसीय दौरे पर वो भारत आए हैं और उनका ये दौरा जिस तरह के वैश्विक हालात बने हुए हैं ऐसे में बेहद अहम माना जा रहा है। एक और रूस और यूक्रेन के बीच में जंग छिड़ी हुई है और जो वैश्विक बिरादरी है वो कहीं ना कहीं रूस को अलग थलग करने की कोशिश में लगी हुई है और ऐसे में ये जो तमाम देश हैं वो ये चाहते हैं कि भारत भी उनके साथ में खड़ा हो। लेकिन भारत ने अपनी रणनीति तटस्थ रखी है। साफ तौर पर कहा है कि भारत इस पूरे मामले को लेकर के तटस्थ रहेगा। ये देश चाहते हैं कि भारत रूस से जो तेल आयात करता है उसमें कटौती करे और इसी मंशा के साथ में कहीं ना कहीं बोरिस जॉनसन भी भारत पहुंचे हैं। बता दें कि बोरिस जॉनसन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक रक्षा, राजनयिक और आर्थिक साझेदारी पर चर्चा करेंगे। रूस और यूक्रेन जंग के बीच बोरिस जॉनसन का भारत दौरा काफी अहम माना जा रहा है। बोरिस जॉनसन इस दौरे के दौरान भारत को रूसी तेल और रक्षा उपकरणों पर निर्भरता में कटौती करने में मदद करने की पेशकश करेंगे। सदी की शुरुआत में ब्रिटेन भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था, लेकिन पिछले साल वो 17वें स्थान पर खिसक गया। भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और संयुक्त अरब अमीरात का नाम सबसे पहले आता है। उम्मीद यह जताई जा रही है कि जॉनसन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से लेकर फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में नए निवेश और निर्यात समझौते की घोषणा भी कर सकते हैं, जो कुल 7,600 करोड़ से ज्यादा होगा। बता दें कि ब्रिटिश पीएम ने अपने दौरे से पहले संकेत दिया है कि वो इस साल एक मुक्त व्यापार समझौते के बदले भारत को और अधिक वीजा देने के लिए तैयार हैं, जो अरबों पाउंड से वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा दे सकता है। बोरिस जॉनसन भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए पर बातचीत को गति मिलने की उम्मीद है। दोनों पक्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के इच्छुक हैं। भारत और यूके ने इस साल जनवरी में मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता शुरू की थी, लेकिन क्या ये वार्ता आगे बढ़ पाएगी और क्या इस पर सहमति बनेगी, ये देखने वाली बात होगी। मुक्त व्यापार समझौता आपको बता दें कि इसमें 2 देश एक दूसरे में, चाहे बात आयात की हो या निर्यात की हो, एक दूसरे के साथ साझेदारी को निभाते हैं। कुछ विशेष छूट इसके तहत दी जाती है। लेकिन अब जो मौजूदा वैश्विक परिस्थितियां हैं, ऐसे में क्यों बोरिस जॉनसन का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब वो मुलाकात करेंगे तो उसमें भारत और ब्रिटेन के बीच रक्षा सौदे से लेकर के तमाम अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। कुछ एमओयू भी साइन किए जाएंगे। लेकिन अहम क्यों है? अहम इसलिए है कि भारत सबसे ज्यादा मात्रा में जिन देशों से हथियारों को आयात करता है या फिर तेल का आयात करता है, उनमें रूस भी शामिल है और रूस को अलग थलग करने की कोशिश यूरोपीय देशों की मौजूदा परिदृश्यों को देखते हुए है, क्योंकि भारत की ओर से कहीं ना कहीं जो रणनीति अपनाई जा रही है उसके बावजूद ये देश चाहते हैं कि भारत विरोध खुलकर करे रूस का। लेकिन भारत ने भी अपना जो रुख है वो स्पष्ट रखा है कि किसी भी, जहां तक बात मानवाधिकारों के उल्लंघन की होगी तो फिर भारत हमेशा अपना जो पक्ष है वो तटस्थ रखेगा। अगर रूस की वजह से, जो रूस के सैनिकों के ये खबरें लगातार ये सामने आई थी कि बूचा में नरसंहार हुआ है, इस तरह की खबरें जब सामने आई थी तो भारत ने साफ तौर पर कहा था कि भारत नरसंहार के खिलाफ है। लेकिन जिस तरह से दुनिया के तमाम देश रूस पर सैंक्शंस लगा रहे हैं, जिस तरह से प्रतिबंध लगा रहे हैं, जिस तरह से आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा की जा रही है, ऐसे में ये देश ये चाहते हैं कि भारत भी इन देशों के साथ मिलकर खड़ा हो। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन के बीच में बातचीत होगी तो क्या रूस यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है उसमें ब्रिटेन अपने जो निजी हित हैं उनको साधने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा भारत और ब्रिटेन के आपसी रिश्तों के लिहाज से देखें तो जो गिरावट देखने को मिली है, जिस तरह के रिश्ते इस सदी से पहले नजर आते थे,
तीसरे नंबर पर आर्थिक साझेदारी में ब्रिटेन भारत के था, लेकिन अब जैसे धीरे धीरे जो गिरावट देखने को मिली है उसमें किस तरह से उछाल लाना है, इस पर भी कहीं ना कहीं बातचीत जरूर होगी। क्योंकि व्यापारिक भागीदारी की अगर बात की जाए तो जिस तरह से मैंने पहले बताया कि पहले ब्रिटेन तीसरे नंबर पर था और अब धीरे धीरे वो खिसक कर 17वें पायदान पर पहुंच गया है, तो इसमें किस तरह से उछाल करना है, वो कौन से क्षेत्र हैं जहां पर ब्रिटेन निवेश करना चाहता है, या फिर वो कौन सी क्षेत्र है जहां पर दोनों देशों के बीच में किसी बात को लेकर के समझौता बने, चाहे बात हथियारों की खरीद की ही क्यों ना हो, चाहे बात फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में ही क्यों ना हो। देखना दिलचस्प होगा कि कल जब दोनों नेता बैठेंगे तो उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। दरअसल यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का पैटर्न अब बदलने वाला है। तो यूपी की योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। अब माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं नए पैटर्न से होंगी। इसके अलावा प्रदेश के सभी राज्य और निजी विश्वविद्यालयों में बीए, बीकॉम और बीएससी के स्नातक पाठ्यक्रमों में ग्रेडिंग प्रणाली भी लागू की जाएगी। यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2023 नए पैटर्न से होगी। परीक्षा में एक प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय दिया जाएगा, जिसका उत्तर OMR शीट पर देना होगा। 2025 में इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में भी ये पैटर्न लागू किया जाएगा। वहीं विद्यार्थियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं में इंटर्नशिप कार्यक्रम लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष बुधवार को बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के साथ खेल विभाग की आगामी योजनाओं का प्रस्तुतिकरण किया गया। आगामी 5 सालों में सभी ब्लॉकों में हाई स्कूल और इंटर कॉलेज की स्थापना भी की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रस्तुतिकरण में अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। प्राधिकरण के जरिए 5 सालों में विद्यालयों का मूल्यांकन और सर्टिफिकेशन भी किया जाएगा। विद्यालयों में छात्रों को रोजगार के प्रति जागरूक करने के लिए कौशल विकास का प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। सभी विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम, रियल टाइम मॉनिटरिंग, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम और एकीकृत डाटा प्रबंधन प्रणाली की व्यवस्था भी लागू की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि यूजीसी ने एक साथ 2 डिग्री प्राप्त करने के लिए स्वीकृति दी है। प्रदेश में यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार योजना बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। संस्कृत शिक्षा निदेशालय का भी इसके अलावा गठन किया जाएगा। 2 सालों के भीतर संस्कृत शिक्षा निदेशालय का गठन किया जाएगा। एकीकृत डाटा प्रबंधन प्रणाली को लागू किया जाएगा। संस्कृत को तकनीक के जरिए कैसे तकनीक से जोड़ना है और उसके बाद रोजगार के अवसर कैसे पैदा करने हैं, इसको लेकर के भी इस दौरान विचार विमर्श किया गया। और संस्कृत को तकनीक के जरिए रोजगार से जोड़ने के लिए 180 घंटे का सर्टिफिकेट और 360 घंटे का डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। तो किस तरह से शिक्षा नीति को बेहतर बनाना है, इस दिशा में लगातार काम किए जा रहे हैं। और यूपी सरकार जिस शिक्षा नीति के साथ में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, ऐसे में किस तरह से स्कूलों में विकास होगा, किस तरह से जो शिकायतें लगातार सामने आती थी कि यूपी में शिक्षा व्यवस्था, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े रहते थे। तो अब यूपी सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर के अलर्ट मोड में नजर आ रही है। जिस तरह से अब जो पाठ्यक्रम अब आगे जो आएगा और जिस तरह से 2023 और 2025 में जो बदलाव बोर्ड परीक्षा में किए गए हैं, जिस तरह से धांधली की खबरें सामने आ रही थी, परीक्षाओं के दौरान नकल की खबरें सामने आ रही थी, तो इस नई शिक्षा नीति, जो राष्ट्र की नई शिक्षा नीति है, उसको किस तरह से बदलाव इससे देखने को मिलेंगे, क्या कुछ बदलावों की दिशा में बढ़ेंगे, वो देखने वाली बात होगी। देखना दिलचस्प होगा कि नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद छात्रों को इसका कितना फायदा मिलेगा। और एक बात जो निकलकर सामने आती थी कि पढ़ाई तो हो गई, कोर्स भी कर लिया, ग्रेजुएशन हो गई, उसके बाद रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो अब ऐसे में पढ़ाई के जरिए स्वरोजगार को किस तरह से विकसित करना है, स्वरोजगार के रास्ते किस तरह से खोलने हैं, इस दिशा में भी योगी सरकार एक्टिव नजर आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि धरातल पर जो कुछ भी
सरकार तैयारियां कर रही है उसका असर कितना देखने को मिलता है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताया। हालांकि वो अपना चुनाव हार गए थे, उसके बाद सभी के मन में एक सवाल उठ रहा था कि आखिर उपचुनाव धामी किस सीट से लड़ेंगे। अब जो खबर सामने आ रही है, आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी की सीट को लेकर के फैसला हो गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़ेंगे। चंपावत विधायक कैलाश गहतोड़ी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चंपावत विधानसभा सीट मुख्यमंत्री धामी की परंपरागत सीट खटीमा से लगी हुई है। साथ ही विधानसभा के मैदानी क्षेत्र बनबसा और टनकपुर क्षेत्र में पिथौरागढ़ जिले के रहने वाले मतदाताओं की संख्या भी ज्यादा है। सीएम धामी भी मूल रूप से पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं। बता दें कि विधायक कैलाश गहतोड़ी ने सबसे पहले सीएम धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने का ऐलान किया था। अब उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विधानसभा पहुंचने के लिए उपचुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। फरवरी में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने उत्तराखंड विधानसभा की 70 में से 47 सीटें जीतकर प्रदेश में लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी, इतिहास रचा था। लेकिन जीत की अगुवाई करने वाले धामी को खटीमा सीट से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर धामी को ही मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य निर्वाचित होना धामी के लिए एक संवैधानिक बाध्यता है और इसी कारण उन्हें उपचुनाव लड़ना है। कैलाश गहतोड़ी पिछले कुछ दिनों से विधानसभा क्षेत्र के भ्रमण पर भी हैं। जनसभाओं में वे सीएम पुष्कर सिंह धामी के चंपावत से उपचुनाव लड़ने की चर्चा कर उन्हें विजयी बनाने की भी अपील कर रहे हैं। तो पुष्कर सिंह धामी की सीट का ऐलान हो चुका है, लेकिन जीत के दरवाजे क्या सीट से खुलेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। चंपावत से लगी हुई उनकी खटीमा सीट थी जहां पर वो चुनाव हार गए थे। क्या उसका कुछ असर चंपावत में भी देखने को मिलेगा? हालांकि अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब भी किसी मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ना होता है तो वो सबसे सुरक्षित सीट की ओर देखते हैं ताकि उन्हें हार का सामना ना करना पड़े। अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि उपचुनाव को लेकर के किस तरह की तैयारियां पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आते हैं और खटीमा में किन मुद्दों को लेकर जनता ने उन्हें नकार दिया था, इस पर भी गहनता से मंथन जरूर किया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि जब पुष्कर सिंह धामी जनता के बीच में पहुंचेंगे तो फिर वो किन मुद्दों के साथ में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड का इतिहास रहा उसमें लगातार ये देखने को हमें मिलता था कि अक्सर कोई मुख्यमंत्री जिस पार्टी का होता था, दूसरी पार्टी के नेता उनके लिए सीट छोड़ते थे। अगर पुष्कर सिंह धामी के लिए ऐसा होता तो फिर कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पारी उनकी है उसमें पंख जरूर लगते। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो ये कि चंपावत सीट से पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ेंगे। अब चुनावों के दौरान किन मुद्दों के साथ वो जनता के बीच में जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। पंजाब पुलिस बुधवार को आम आदमी पार्टी के नेताओं के दरवाजे पर पहुंची थी। कुमार विश्वास के घर पर पंजाब पुलिस पहुंची थी। इसके अलावा अलका लांबा के घर पर भी पंजाब पुलिस पहुंची थी, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या भगवंत मान अरविंद केजरीवाल की कठपुतली है, क्योंकि इन नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए थे। ये आरोप इन पर लगे हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। बाकायदा इनको तारीख भी दे दी गई है कि इस तारीख को आपको पूछताछ के लिए पहुंचना होगा। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भड़काऊ बयानों को लेकर दर्ज एक मामले के सिलसिले में पंजाब पुलिस बुधवार को आम आदमी पार्टी के पूर्व नेताओं कुमार विश्वास और अलका लांबा के घर पहुंचे। दोनों नेताओं को पूछताछ के लिए 26 अप्रैल को तलब किया गया है। अलका लांबा इन दिनों कांग्रेस में है। उन्होंने कहा है कि वो पंजाब जरूर जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं डरने वाली नहीं हूं। पंजाब पुलिस से प्राप्त नोटिस ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, पंजाब पुलिस द्वारा दिए गए कानूनी नोटिस के मुताबिक 26 अप्रैल मंगलवार सुबह 9 बजे एसआईटी के सामने पेश होने के लिए रूपनगर पंजाब जाऊंगी। जो कहा है उस पर सदा अडिग रहूंगी। डरने वालों में से नहीं हूं, ना ही आपकी तरह नशा माफिया लिखित में माफी मांगकर डर कर घर बैठ जाने वालों में से हूं। ये
ये अलका लांबा ने ट्वीट किया है। आपको बता दें कि पंजाब में रूपनगर के सदर थाने में 12 अप्रैल को मामला दर्ज किया गया है। कुमार विश्वास ने पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल पर अलगाववादियों का समर्थन करने का आरोप लगाया था। विश्वास ने पुलिस दल के बुधवार सुबह उनके गाजियाबाद स्थित घर पहुंचने की जानकारी एक ट्वीट के जरिए साझा भी की थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि आप संयोजक केजरीवाल एक दिन पंजाब के साथ धोखा करेंगे। मुख्यमंत्री मान को भी उन्होंने चेताया था कि अरविंद केजरीवाल उन्हें धोखा देंगे। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि पंजाब पुलिस ने उनके दिल्ली स्थित आवास के बाहर एक नोटिस चस्पा किया है और उन्हें विश्वास के खिलाफ दर्ज मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है। उन पर विश्वास के बयानों का समर्थन करने का आरोप है। पंजाब पुलिस के इस कदम के बाद राज्य में विपक्ष ने भगवंत मान नियुक्त सरकार पर आप नेता केजरीवाल की कठपुतली की तरह काम करने और आलोचकों को चुप करने के लिए बल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। तो जो बात मैं पहले कह रहा था कि क्या भगवंत मान अरविंद केजरीवाल की कठपुतली बन गए हैं, ये सवाल अब सियासी गलियारों में भी उठना शुरू हो गया है। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर के भगवंत मान सरकार की घेराबंदी जरूर शुरू कर दी है। देखना दिलचस्प होगा कि जो ये मुद्दा उठा है इसकी आंच कहां तक जाएगी और आने वाले दिनों में पंजाब में किस तरह से सियासी बयानबाजी इस पूरे मसले को लेकर के तल्ख होती हुई नजर आएगी। बुलेटिन के आखिर में बात कोरोना की भी कर लेते हैं। दरअसल कोरोना के नए मामले अब डराने लगे हैं और लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा है कि कहीं ये चौथी लहर की शुरुआत तो नहीं है, क्योंकि कोरोना के मामलों में अचानक से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो भारत में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 2380 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में एक्टिव मामलों की संख्या 13,433 हो गई है। 18 मार्च को 2075 केस आए थे, यानी कि करीब 34 दिन बाद कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। भारत में 11 अप्रैल से कोरोना का ग्राफ फिर से ऊपर की ओर बढ़ा है और हर दिन मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 2380 नए मामले सामने आने से देश में अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या में भी इजाफा लगातार देखने को मिल रहा है। वहीं पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 56 और लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 5,22,062 पहुंच गई है। तो देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। दिल्ली सरकार ने भी बाकायदा मामले की गंभीरता को देखते हुए एक बार फिर से मास्क अनिवार्य कर दिया है, यानी कि अब सार्वजनिक जगहों पर दिल्ली में मास्क पहनना पड़ेगा और अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं तो फिर आपको 500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। आखिर सवाल यह उठता है कि क्या एक बार फिर से पाबंदियों का वो दौर शुरू होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से अब धीरे धीरे मामले बढ़ने लगे हैं, जिस तरह से दिल्ली एनसीआर के स्कूलों की अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर के स्कूल कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। ऐसे में सवाल कई सारे उठ रहे हैं। जिस तरह के हालात चीन में देखने को मिल रहे हैं, तो क्या भारत में कोरोना की चौथी लहर आएगी? हालांकि विशेषज्ञों का यह मानना है कि जो चौथी लहर अगर आती भी है तो वो इतनी घबराने वाली बात नहीं होगी। हालांकि विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि चौथी लहर नहीं आएगी, क्योंकि देश में बड़े स्तर पर जो वैक्सीनेशन अभियान है वो चल रहा है। बड़ी संख्या में लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई भी जा चुकी है और लगातार लगाई भी जा रही है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है और कोरोना वैक्सीनेशन की वजह से जो मृत्यु दर है उसमें गिरावट भी लगातार देखने को मिल रही है। अब जरूरी क्या है? जरूरी यह है कि अगर आप लोग सार्वजनिक जगहों पर जाते हैं तो फिर वहां पर जो कोरोना गाइडलाइंस है उनका पालन जरूर कीजिए। अगर आप सार्वजनिक जगहों पर जा रहे हैं तो मास्क जरूर लगाइए और ये मत सोचिए कि कोरोना का खतरा हम सबके बीच से चला गया है, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है। अब आप खुद सोचिए कि आजकल टेस्टिंग इतनी ज्यादा नहीं हो रही है, उसके बावजूद जब मामले इस तेजी के साथ सामने आ रहे हैं और खासतौर पर बात अगर दिल्ली एनसीआर की जाए तो दिल्ली एनसीआर में जिस तेजी के साथ में मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में चिंताजनक हालात कहीं आगे पैदा ना हो जाएं, इसके लिए जागरूकता बेहद जरूरी है।
तो कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, लिहाजा सरकारें भी सतर्क होती हुई नजर आ रही हैं। इससे पहले आपने देखा होगा यूपी सरकार ने जो दिल्ली एनसीआर से सटे हुए इलाके हैं वहां पर मास्क जरूरी कर दिया था। वहीं हरियाणा सरकार ने भी इसको लेकर के फैसला लिया था और अब दिल्ली सरकार ने भी मास्क अनिवार्य कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता कितनी जागरूकता दिखाती है, क्योंकि जनता की जागरूकता पर सब कुछ निर्भर करता है। अगर जनता जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करती है तो फिर कोरोना को हराने में जनता एक सच्चे सिपाही की तरह काम करेगी। उम्मीद तो यही करेंगी कि जनता अपना फर्ज अच्छी तरह से निभाएगी ताकि कोरोना हम सब के बीच से हमेशा के लिए खत्म हो सके। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।